सो हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जो PYQ सीरीज स्टार्ट किए थे, आज हम सेट 55 लेके आए हैं। इससे पहले सेट 1, 2, 3, 4 अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसी का आपको चयन करना है। ऑप्शन में दिया अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये बात सही है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन कार्य को फिनिश किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, यानी उनका दामाद के द्वारा। तो ये भी सही है। उसके बाद जमात खाना मस्जिद बलबन के द्वारा, गलत, ये गलत है। जमात खाना मस्जिद बलबन के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि खिज्र खां के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा। हिसार जो सारा हरियाणा में, फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। यानी कि गलत कौन सा है? ऑप्शन सी। तो आपको गलत का ही चयन करना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप चारों को याद रखिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन उसको फिनिश किया गया था उसका दामाद इल्तुतमिश के द्वारा। और जमात खाना मस्जिद ये खिज्र खां के द्वारा स्थापित किया गया है, और हिसार ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया है। यही से आप याद रखिएगा। आगरा शहर स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर स्थापित किया गया था 1504 में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज चलती है? सबसे तेज ध्वनि तरंगे, देखिए सबसे तेज ध्वनि तरंगे जो चलती है वो ठोस में, सॉलिड में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, तो सबसे तेज ध्वनि तरंगे चलती है ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो यहाँ ऑप्शन में दिया तरल, ठोस, गैस, निर्वात। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। सबसे अधिक तेज में ध्वनि गमन करती है ठोस में, फिर द्रव, फिर गैस। इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। और वही पूछेगा निर्वात में, प्रश्न पूछा निर्वात में वैक्यूम में ध्वनि तरंगे गमन कर सकती है? याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि जो तरंगे है ये गमन नहीं कर सकती हैं, लेकिन वही प्रकाश की तरंगे है सबसे अधिक गमन कर सकते हैं निर्वात में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्वात में तो किसी तरह का माध्यम नहीं है, इसलिए निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती है। केवल प्रकाश तरंगे ही निर्वात में गमन कर सकती है, वो भी सबसे अधिक स्पीड में। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समान प्रकार के द्विफोकस लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। देखिए, मान के चलिए ये बाईफोकल लेंस है, इसके ऊपरी भाग में कौन सा लेंस पाया जाता है, इसके निचली भाग में कौन सा लेंस पाया जाता है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, बाईफोकल लेंस या द्विफोकस लेंस इसका यूज किया जाता है जरा दूरदृष्टि में। किसमें? जरा दूरदृष्टि में। जरा दूरदृष्टि को दूर करने में द्विफोकस लेंस यानी बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जरा दूरदृष्टि को दूर करने में। इसमें से ऊपरी हिस्सा में कौन सा लेंस पाया जाता है, निचली में कौन सा, ये आपको बताना है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है अवतल, उत्तल, उत्तल, अवतल, विभिन्न फोकल लंबाई वाले दोनों अवतल, विभिन्न फोकल लंबाई वाले दोनों उत्तल। तो याद रखिएगा, इसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस, जो बाईफोकल लेंस होते हैं उसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचली भाग में उत्तल लेंस होता है। इसको आपको ध्यान में रखना। पहले अ फिर उ, पहले ओ आता है ना, ओ आ में, फिर उसके बाद उ आता है। तो पहले यानी कि ऊपर हिस्सा में अवतल, नीचे में उत्तल। आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल और उत्तल। ऊपरी भागों में अवतल, निचले भागों में उत्तल। तो याद रखिएगा, बाईफोकल लेंस जरा दूरदृष्टि को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस, निचले हिस्से में उत्तल लेंस। यहाँ पे आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूरदृष्टि को दूर करने में, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस। इस दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक पूछता अबिंदुकता, इसको दूर करने में किया जाता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चारों को ध्यान में रखना है। जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने में द्विफोकस लेंस, बाईफोकल लेंस, अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस, हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस, मायोपिया को अवतल लेंस। प्रश्न है, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है? कोई भी वस्तु तैरेगी या डूबेगी। ऑप्शन में दे रखा, केवल वस्तु का द्रव्यमान,
केवल वस्तु का द्रव्यमान और तल घनत्व, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर के कारण ही कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी। आप कहिएगा कैसे, तो देखिए जिस वस्तु का घनत्व डेंसिटी अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा तो वह डूब जाएगी, और जिस वस्तु का घनत्व डेंसिटी कम रहेगा तो वह वस्तु तैरेगी पानी में। ठीक है, पानी में तैरेगी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए पानी में नाव तैरती है, पानी के मुकाबले नाव का घनत्व कम रहता है इसलिए नाव तैरती है, और नाव के मुकाबले पानी का घनत्व अधिक रहता है इसलिए पानी नीचे रहती है। तो दोनों को बातों को ध्यान में रखना है। तरल और घनत्व में अंतर के कारण ही कोई भी वस्तु को पता चलता है कि वह तैरेगी या डूबेगी। घनत्व कम तो तैरेगी, घनत्व अधिक तो डूबेगी। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी ग्रैंड ओल्ड मैन वयोवृद्ध के नाम से कौन जाना जाता है भारत में? ऑप्शन में दिया महात्मा गांधी, जस्टिस रनाडे, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक पुस्तक आप याद रखिएगा, बहुत ही फेमस पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। इस बात को आपको ध्यान में रखना। पहली बार प्रति व्यक्ति आय का भी गणना इसी के द्वारा किया गया था, 20 रुपया बताया गया था, जो कि इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। प्रश्न है जीवित सरल उत्तक है, ठीक है, जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है। देखिए कोलेनकाइमा, ये तो लचीला, पौधे में लचीला प्रदान करता है कोलेनकाइमा। भोजन संग्रह करता है, ठीक है, और ये पतली कोशिका होती है। पतली कोशिका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, पतली कोशिका, पतली सेल, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा ही पौधे को सहारा प्रदान करता है, पेरेनकाइमा, और लचीला और भोजन संग्रह कोलेनकाइमा। और वहीं पे स्क्लेरेनकाइमा याद रखिएगा। तो स्क्लेरेनकाइमा ये मृत कोशिका के बने होते हैं। कौन सा? डेड सेल, मृत कोशिका। नारियल के रेशों में पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा, ये मृत कोशिका होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा। पतली कोशिका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और पौधे को सहारा प्रदान करते हैं पेरेनकाइमा, लचीला भोजन संग्रह कोलेनकाइमा, और मृत कोशिका जो था डेड सेल नारियल सब में पाया जाता है रेशे में, तो ये स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है किस सिद्धांत पर? तो TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर, और इसके आविष्कारक है नरेंद्र सिंह कपानी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु, याद रखिएगा लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है, उसके लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष लोकसभा के लिए। वहीं विधानसभा के लिए भी 25, विधानसभा लोकसभा दोनों के लिए 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा और विधान परिषद इसके लिए चाहिए आपको न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए राष्ट्रपति, और उसके बाद उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25, राज्यसभा 30, और वही पूछता कि पंचायती राज में 21। तो यहाँ पे लोकसभा का रहा तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे इस टॉपिक से हम सभी को बता दिया, आप इसे याद रखिएगा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, देखिए भूपर्पट्टी में धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाएगा। उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन पाया जाएगा सबसे अधिक मात्रा में। और अधातु पूछेगा, अधातु या तत्व, तो हो जाएगा ऑक्सीजन O2। तीनों को ध्यान में रखना है। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम, अधातु पूछेगा तो ऑक्सीजन, उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन। यहाँ पे पूछ रहा है सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व या अधातु कहिए तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगर धातु पूछ देता तो एल्युमिनियम हो जाता, उपधातु पूछ देता तो सिलिकॉन हो जाता,
ठीक है, तो इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पाया जाता है? भूपर पट्टी पे। यह इसका लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर है गीता मुखर्जी, सुजाता मनोहर, रानी सेठ मलानी, लीला सेठ। तो जो इसका आंसर तो सबको पता होगा, लीला सेठ भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। कहाँ? हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं बनी है। फातिमा भी बनी है, वो भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, अन्य न्यायाधीश बनी है। तो यह मुख्य न्यायाधीश बनी है किसी भी हाईकोर्ट की पहली, लीला सेठ। और किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, किस राज्य की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।